हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि क्या 11 मिस्टेक्स है जिसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए आईबी एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो अभी रिसेंटली आईबी ने नोटिफिकेशन जारी किया था और एसएससी एग्ज़ाम, जो कि एसएससी जान रहे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम होगा आगे अभी, और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सारे कोई करते हैं, तो वही मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। पहला मिस्टेक्स है, आप अपना टेक्निकल एस्पेक्ट्स को छोड़ देते हैं। जैसा कि जानते हैं अभी सारा एग्ज़ाम क्या हो गया है, सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो गया है। तो अभी सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने के कारण अभी भी बच्चे क्या होते हैं, ऑनलाइन मोड में बैठते हैं। तो उनको क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ऑनलाइन मोड से। तो क्या होता है, बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन मोड में क्या हो जाते हैं ना, वो अकबका जाते हैं। मतलब वो जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो देखते हैं कि अरे टाइम यहाँ चल रहा है, यहाँ पे टाइम देखते हैं, उसके कारण अकबका जाते हैं। उससे क्या होता है, उनका एग्जाम खराब चल जाता है। तो क्या करेंगे आप लोग, ऑनलाइन एग्जाम देंगे। ऑनलाइन मोड में आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन मोड में एग्जाम दीजिए और काम रहिए। क्योंकि टेक्निकल ग्लिच एग्जाम में होते रहते हैं, उसके कारण भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम में परेशान हो जाते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का अगर कीबोर्ड या माउस काम नहीं कर रहा है, मेन तो माउस है, माउस काम नहीं कर रहा तो आप पहले ही चेक कर लीजिए। बाद में आप उसको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या करिएगा, आप लोग जब भी एग्जाम देने जाइएगा, जितने भी आपको माउस है या स्क्रीन है, जितने भी चीज है आपको उससे विजिबल हो रहा है, सही से काम कर रहा है, करना चाहिए। उसके बाद बीच में वो एग्जाम से चेंज नहीं होता है। कभी कभी होता है कि सेंटर वालों की गलती होती है कि कभी कभी एग्जाम देने समय क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, आप थोड़ा क्या हो जाते हैं, उसमें घबरा जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आपको पूरा समय मिलेगा। जैसे कि अगर 60 मिनट्स का टाइम है, आप अगर आपका ऑफ हो गया सिस्टम तो आपको फिर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने 21 मिनट्स तक एग्जाम दे दिया है तो आपके जितने बचे एग्जाम फिर से वहां से लॉगिन होकर के एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन ही नहीं प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी क्या है, ऑफलाइन मोड में है। क्या करते हैं, मार्केट से लेते आते हैं सेट्स को लेते आते हैं और वही कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं। उससे उनको क्या है, पहली बात तो उनको रफ सीट का पता नहीं चलता है। जैसे ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं, 3 पॉइंट्स आप लोग समझिए क्या होता है, उनको टाइम पता नहीं चलता। जैसे आप लोग ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा तो ऑनलाइन एग्जाम देने से एक चीज बड़ा फैक्टर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाता है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिखते रहता है हर समय कि इतना टाइम बचा हुआ, टाइम लेफ्ट, ठीक है। लेकिन जब भी आप ऑफलाइन एग्जाम या सेट्स खरीद के लाते एग्जाम मार्केट से तो आपको पता ही नहीं चलता। आप क्या करते, 1 घंटा सॉल्व किए फिर बंद कर दिए, फिर 1 घंटा सॉल्व किए फिर बंद कर दिए। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको टाइम का मैनेजमेंट नहीं पता चलता है। दूसरी बात, आपको कितने रफ सीट चाहिए। जैसे आप क्या करते हैं, जब भी ऑफलाइन मोड में रहते हैं तो क्या करते हैं, सेट्स में ही आप वहीं पे साइड में सॉल्व कर देते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन मोड में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहां रफ सीट जरूरत पड़ता है। तो क्या होता है, रफ सीट में एक लेकर के ऑनलाइन मोड को सॉल्व कीजिए। इससे क्या हो, आपको पता चलेगा कि कितने रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्रांजिशन टाइम। ठीक है, ट्रांजिशन टाइम मतलब कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन जाने में आपको कितना समय लगता है, ये भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाता है अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिससे आपको कोई एग्जाम का क्या बोला जाए, ट्रांजिशन टाइम मिल सके, एक क्वेश्चन में कितने आपने टाइम गंवाए हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर द मल्टीपल एग्जाम एट ए टाइम। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, प्रिपेयर करते हैं क्या, मल्टीपल एग्जाम। क्या कर देंगे, एसएससी भी अप्लाई कर देंगे, फिर बैंक भी अप्लाई कर देंगे। तो वैसे नहीं, आप फोकस्ड रहिए एसएससी पे या फोकस्ड रहिए बैंक पे। एसएससी पे अप्लाई करने का मतलब है आप एसएससी की जितने भी सारे वैकेंसी आते हैं उनको अप्लाई करें, क्योंकि सारे एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है।
तो एसएससी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई कीजिए सीजीएल में, साथ ही आप सीएचएसएल में, साथ ही आप एमटीएस में। ये नहीं कि आप सीजीएल में अप्लाई कर दिए बाकी दोनों में नहीं किए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है सीजीएल की या सीएचएसएल की या एमटीएस की, वो प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लेती है। ठीक है, अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देखे होंगे तो वहां पे रिजल्ट आपको प्रोसेस करके मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स के अंदर आपको क्या हो जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है। लेकिन एसएससी में जैसे कि प्रीवियस ट्रेंड्स में देख रहे होंगे, आपकी सीजीएल का जो रिजल्ट है 2 साल से भी ज्यादा चलता है, मतलब 2 साल लग जाते हैं उसको फाइनल रिजल्ट देने में। तो क्या कीजिए, एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो पूरा एसएससी पे फोकस्ड रहिए। इसके बाद थर्ड टॉपिक है क्या कि आपका जो होना चाहिए, मल्टीपल एग्जाम के लिए नहीं करिए और एक ही एग्जाम के लिए क्या रहिए, फोकस्ड रहिए। पॉइंट नंबर 4, रेफरिंग टू द मल्टीपल रिसोर्स फॉर द स्टडी मटेरियल। पहले क्या था, पहले ऑनलाइन का वातावरण नहीं था, अब क्या आ गया है, अब ऑनलाइन आ गया है। ऑनलाइन आ गया है तो मतलब कंटेंट्स बहुत मिल गए हैं। कंटेंट्स मिल गए हैं तो बच्चा क्या करता है, कंटेंट्स अब पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया है। ये बच्चा क्या किया, कंटेंट को पीडीएफ 10 MB का फाइल है, डाउनलोड कर लिया। अब क्या किया, उसका 1-2 पेज पढ़ा, फिर देखा कि दूसरा पेज मतलब दूसरा पीडीएफ आ गया, फिर उसको डाउनलोड कर लिया। मतलब एक कंटेंट्स पे वो डिपेंडेंस नहीं है। तो आप लोग भी क्या कीजिए, अपना एनर्जी और टाइम, 2 चीज अभी बहुत जरूरत है, एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट मत कीजिए। आप एक बुक उठा लीजिए, कोई भी बुक, साइड बुक, जैसे आप लोग जान रहे होंगे अगर आपको जीएस पढ़ना है तो क्या करेंगे, लूसेंट का बुक सिंपली उठा लीजिए, उससे क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो किरण का एमसीक्यू लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, स्टडी मटेरियल, जैसे आप लोग एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टडी मटेरियल तो लगभग सेम ही रहता है उसका, सीएचएसएल एग्जाम या सीजीएल एग्जाम के रिगार्डिंग। तो एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए कि अरे एग्जाम के लिए हमको इस तरीके का रिसोर्स चाहिए, उस तरीके का रिसोर्स चाहिए, तो उस तरीके में आप लोग कंफ्यूज ना होए। इसके बाद क्या होता है, एनएक्सिटी लेवल। ठीक है, 1 बुक एट ए टाइम। ठीक है, रेदर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम मल्टीपल बुक्स एट ए टाइम। क्या होता है, बच्चे लोग क्या होते हैं ना, क्या करते हैं कि एक बुक को पकड़ते, एक इंग्लिश बुक को पकड़े, उसको कंप्लीट भी नहीं किए कि दूसरा इंग्लिश बुक पकड़ लिए। तो वैसे मत कीजिए, क्या कीजिए, एक इंग्लिश बुक बना रहे हैं, ठीक है, आप एक इंग्लिश बुक को पढ़ रहे हैं तो क्या कीजिए, वो बुक को पूरा कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट बुक में आइए। जैसे कि आप लोग को जानते होंगे, जैसे इंग्लिश का एक किरण का एमसीक्यू बनाए तो पूरा एमसीक्यू उस बुक से आप लोग कवर कर दीजिए, फिर नेक्स्ट इंग्लिश बुक में आइए। ठीक है, जैसे बीपी बख्शी, ठीक है, बख्शी का बुक आता है तो पहले आप किरण का बुक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बीपी बख्शी में आइए। इसी तरीके से आप लोग जीएस के लिए भी वही काम कीजिए, पहले लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ने के बाद किरण का सारा एमसीक्यू को सॉल्व कीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल सेक्शन की बात की जाए तो एसएससी एग्जाम जो होता है, एसएससी एग्जाम में मेनली 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। क्या क्या सेक्शन देखने को मिलते हैं, इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीएस, उसके बाद क्वांट्स। 4 सेक्शन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो क्या होते हैं, सब इक्वल वेटेज के रहते हैं, कितने के, सब 50 मार्क्स के रहते हैं, टोटल कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के। तो सभी को क्या करना है, इक्वल टाइम देना है। ठीक है, क्या करना है, इक्वल टाइम देना। अब कुछ कुछ में क्या करते हैं, जैसे इक्वल टाइम ना दे करके, जैसे जीएस हुआ, जीएस में क्या हुआ, मान के चलिए आपको 60 मिनट्स मिला तो सबको कितने टाइम्स देने हैं, 15 मिनट्स तो देने हैं। लेकिन क्या होता है, सबको 15 मिनट्स टाइम देने हैं, लेकिन क्या है, जीएस तो सिर्फ रीड करके आया तो ठीक है, नहीं तो वहां तुक्का नहीं चलेगा। तो क्या होता था, जीएस में 15 मिनट्स नहीं तो 5 मिनट्स में सारा सॉल्व हो गया, बचा यहाँ से 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स या आप क्वांट्स को दे दीजिए, तो क्वांट्स में कितने हो गए, 25 मिनट्स। या आप जिस समय रीजनिंग का क्वेश्चन हार्ड आ गया तो रीजनिंग के क्वेश्चन में दे दीजिए आप 10 मिनट्स। तो इस तरीके से टाइम डिवाइड आप लोग कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है, एवरी सेक्शन में आप लोग टाइम इसी तरीके से दे सकते हैं। और एक चीज क्या होता है, इंडिविजुअल सेक्शन को पढ़ने का जरूर कोशिश कीजिए। अगर आपके पास 4 घंटा बहुत सफिशियंट है, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 4 घंटा सफिशियंट है।
आप क्या कीजिए 45 मिनट जनरल अवेयरनेस सेक्शन को दीजिए, 90 मिनट्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दीजिए, 60 मिनट्स इंग्लिश लैंग्वेज को दीजिए और रिमेनिंग 45 मिनट्स रीजनिंग सेक्शन को दीजिए। अगर आपके पास 4 घंटा के बजाय 8 घंटा पढ़ने का समय है तो बस इसको इंटू 2 कर दीजिए, मतलब आप कितना 1.5 घंटा दे दीजिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन को, और हर दिन का करंट अफेयर्स जरूर आप लोग पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एक शेड्यूल बना लीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, नेग्लेक्टिंग द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। यही बहुत बड़ा रीजन होता है बच्चे लोग का सिलेक्शन नहीं होने का, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में टॉप है, ठीक है, क्वांट्स में भी कर लेंगे हम, उसके बाद क्या होता है रीजनिंग में तो हो ही जाएगा, और उसके बाद लास्ट आता है जीएस जनरल अवेयरनेस, इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें 10 से 20 मार्क्स लेते आएंगे। तो बस यही मिस्टेक होता है कि नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट नहीं करना है। जैसा कि देख रहे होंगे अभी एसएससी का कट ऑफ कितना पे 80% पे लाई कर रहा है। अभी रिसेंटली सीएचएसएल का कट ऑफ आया, कितना आया 159.5 आया, मतलब लगभग देखिएगा तो 80% हो रहा है। मतलब आपको सब में इक्वली स्कोर करना पड़ेगा। मतलब जीएस में अगर 10 से 20 नंबर स्कोर करते हैं, बाकी में आप 80% भी स्कोर करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, सिंपल। तो क्या करना है आपको, जीएस में ज्यादा, जीएस में भी मेहनत करना है। तो जीएस में मेहनत करना है आपको, जनरल अवेयरनेस सेक्शन को भी एक तरीके से टॉपिक लेकर के पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट तो मैंने बता दिया, कैंडिडेट को रिवाइज करना, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, एम्पायर्स एंड क्रिएट देयर नोट्स, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट्स रहता है, जीएस सेक्शन तो पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो भूल क्यों जाते हैं आप लोग, भूलने का मेन कारण क्या है? आप अभी मैं आपसे पूछूं, एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको। आप अगर जब 10th क्लास में होंगे तो आपके सारे बच्चे का नाम याद होगा, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक 20 तक याद होगा। लेकिन क्या आज याद है? नहीं याद है, क्योंकि आप उससे हर दिन नहीं मिल रहे हैं। इसी तरीके से जीएस में होता है, जीएस में भी रिवीजन बहुत जरूरत होता है। तो क्या कीजिए, जब आप खाने जा रहे हैं, खाना खाने से पहले 1 घंटा बोल के जाइए कि जीएस पढ़ना है मुझे, जीएस पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट डेट्स को रिवाइज कर लीजिए, यूएन के हेड्स को, जितने भी और भी इवेंट्स है, एम्पायर्स हो, जितने भी हिस्ट्री है, जितने भी है सारे को एक एक बार रिवाइज कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको उससे मेकअप रहेगा, मतलब आप उससे रूबरू रहेंगे कि इस पोर्शन से। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, ओवर एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है जान रहे हैं ना? ओवर एनालिसिस कर लिए, मतलब एग्जाम चालू हो गया है और एनालिसिस कर लिए है कि क्या, कि इस बार तो ज्यादा सीरियस, यानी कि जैसे एग्जाम चालू हो गया है आपका, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे एग्जाम चालू हो गया, सीएचएसएल का एग्जाम हो गया स्टार्ट, उसके बाद एनालिसिस पे सिर्फ पढ़ेंगे, एनालिसिस ही देखेंगे। नहीं, एनालिसिस देखिए और प्रीवियस रिवाइज भी कीजिए। अगर ज्यादा एनालिसिस कर लेंगे तो एक पैरालिसिस का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। मतलब वहां पे जाएंगे एग्जाम में, कहीं एग्जाम में आपका क्वेश्चन उससे ना पूछ करके, जिस तरीके से फर्स्ट डे पूछ रहा था सेकेंड डे ना पूछे, थर्ड जो डे हो उस दिन उस तरीके का क्वेश्चन ना पूछे, डायरेक्टली पूछ दे, तो क्या करेंगे आप, तो वहां पे फंस जाएंगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, सीएचएसएल का जब भी आप पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस ना देख करके क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। और एक चीज और होता है बच्चों के मन में कि हम लोग मॉक टेस्ट तो देते हैं, लेकिन अगर उसमें कम परफॉर्मेंस आ गया तो डिस्करेज हो जाते हैं। तो अभी आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि जब एग्जाम आता है तब मॉक टेस्ट नहीं देना है आपको, अभी इसे ही मॉक टेस्ट दीजिए। जब एग्जाम आता है मेमोरी बेस्ड को सॉल्व करते हैं तो वहां पे अगर नंबर कम आ गया तो बोलते अरे एग्जाम में भी नंबर कम आ जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। आप मेमोरी बेस्ड दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा अपने मन में नहीं रखे। अगर मन में आप घर से ही निगेटिव थिंकिंग लेके जाएंगे तो वहां आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वहां पे अच्छा से माइंड मेकअप करके कैसे गए, आप घर से ही निगेटिव करके गए कि हम स्कोर नहीं कर पाएंगे, 80% का टच नहीं कर पाएंगे, तो आप माइंड पहले ही घर से मेकअप करके गए हैं। तो क्या है, आपका क्वालिफाई इजी नहीं होगा। आप अपने मन में बना लिए कि क्वालिफाई नहीं करना है, तो कैसे क्वालिफाई होगा? इसीलिए माइंड मेकअप करके जाइए कि इस बार तो निकाल ही लेना। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव थिंकिंग भी क्या हो जाता है, ओवर पॉजिटिव नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी आदमी को डुबा देता है, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा।
इसके बाद क्या होता है, रिकमेंड करूंगा मैं, देखिए यहाँ पे रिकमेंड करूंगा मैं क्या कि मॉक टेस्ट तो दीजिए लेकिन उसके मिस्टेक्स जितने होते हैं उसको भी देखिए एक बार। क्या होता है, बच्चे लोग मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन उसके जो रिजल्ट होते हैं उनको नहीं देखते हैं, उनके रिजल्ट को नहीं देखते हैं, क्या गलती की है, वही गलती फिर वो बार बार दोहरा देते हैं। एग्जाम में उसी तरीके का क्वेश्चन आता है तो फिर देखते अरे उस समय हमको आंसर देख लेना चाहिए, तो ये सोचते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा और जो भी आप सॉल्यूशन मार्क कर रहे हैं उसको एक एक बार गौर तरीके से ऑनलाइन एग्जाम में जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर टाइम बचता है तो उसमें आप इधर उधर ना देख करके क्या करें, रिवाइज करिए। ठीक है, रिवाइज कीजिए और एक माइंड मेकअप जरूर बना के चलिए कि अगर हम क्वेश्चन को टिक करते हैं तो वो क्वेश्चन मेरा 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही होना चाहिए। तो ये सारा पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, रिलाइंग कंप्लीटली ऑन द शॉर्ट ट्रिक्स। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा डाउट है कि शॉर्ट ट्रिक्स पे ही निर्भर रहना। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स तो जरूरत है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं शॉर्ट ट्रिक्स जरूरत नहीं है। जिस तरीके से लॉन्ग ट्रिक्स होता है उसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स, दोनों ट्रिक्स आपको जरूरत है। अगर एग्जाम को देखे क्वेश्चन ज्यादा जैसे क्वेश्चन ज्यादा वास्ट हो गया तो वहां पे काम क्या करेगा, शॉर्ट ट्रिक्स से आप बना दीजिए। मतलब कि अगर मल्टीप्लाई करना 6 into 9 तो देखेंगे अरे 6 into 9 को यानी लास्ट में 56 क्या होना चाहिए, 6 आना चाहिए, ना कि आंसर में देखेंगे कि 56 किस में दिया हुआ। तो इस तरीके का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स भी जरूरत है एग्जाम में, आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि शॉर्ट ट्रिक्स पे पूरा निर्भर ना हो कि उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चले, आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी के साथ आपको जानना पड़ेगा कि एग्जाम में सॉल्व करें तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी आप लोग पढ़ते जाइए, दोनों पढ़िए, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ रहे हैं ठीक है लॉन्ग ट्रिक्स भी नहीं पढ़ना है, तो दोनों पढ़ना है आपको। लॉन्ग ट्रिक्स यानी लॉन्ग मेथड से भी आपको जाना है और साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी जानना है, कैसे आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास पॉइंट नंबर 9 है, नॉट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। आजकल क्या है, हेडफोन लगाए और वीडियो स्टार्ट कर दिए, देख लिए, खत्म हो गया, फिर क्या है, फिर वो भूल गए तो फिर वीडियो देखने लगे। तो इससे क्या होता है, उन पे डबल प्रेशर आ जाता है, डबल आप टाइम भी व्यस्त कर दिए और शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए। तो क्या करना है, कॉपी में आपको हर चीज का एक एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, यहाँ तक कि जीएस का भी। अगर यहाँ तक कि जीएस का भी बोल रहा हूं मैं, तो जीएस बुक होगा आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि जीएस बुक्स है तो जीएस के बुक्स में आप वहां पे बनाइए। ठीक है, अब देख रहे हैं कुछ चीज नया मिला तो बुक्स, जीएस जो बुक है आपका उसी बुक पे लिख दीजिए आप कुछ भी वहां पे। जैसे कुछ टर्म आया, फॉर्मूला आया, तो फॉर्मूलाज का तो एक आपको यानी कि क्विक रिवीजन चार्ट होना चाहिए आपके पास। फॉर्मूला का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जितना फॉर्मूला है उसका क्विक रिवीजन चार्ट आपके पास बना होना चाहिए और इसको हर दिन यानी कि रिवाइज कीजिए। और एग्जाम से तो पहले क्या करना है, रिवाइज करके जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जीएस को रिवाइज कर रहे हैं, जीएस को अभी रिवाइज कर लीजिए पूरे अच्छा से। ठीक है, उस समय ना तो आप उतना देर में आपसे पूरा जीएस रिवाइज होगा, फालतू का आपका सिर्फ समय खराब होगा। तो उस समय क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स हर चीज का बनाइए, हर चैप्टर का बनाइए जिसको आप पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 10, ठीक है, गेटिंग अटैच टू ए पार्टिकुलर क्वेश्चन। एग्जाम में यही होता है कि अरे आज हम मैथ्स का तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे SICI का, लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा, कैसे नहीं बनेगा, बनेगा क्या नहीं बनेगा। अरे क्वेश्चन सेटर भी तो सेट यही करता है, क्वेश्चन सेटर तो यही सेट कर देता है कि आप लोग एग्जाम में क्या हो, आराम से फंस सके। अगर उसमें फंस गए तो आप आराम से 5 मिनट उसमें खत्म कर सकते हैं अपना, बस खत्म हो गए, बस गया। तो क्या करना है, जैसे SICI का देखे नहीं बन रहा तो क्या करना, तुरंत स्किप करना, हाँ बाद में बनाएंगे, समय मिलेगा तो ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट रखिए, अब क्या हो नहीं बनेगा तो आपके ऊपर में प्रेशर रिलीज आता है। ठीक है, एग्जाम में प्रेशर के कारण क्या होगा, आपके जो बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी नहीं बनने रहेगा, वो भी नहीं बनेगा। इसीलिए क्या हो, जिस तरीके से मैं मैथ्स बता रहा हूँ SICI पूरा पढ़ के आए हैं आप, लेकिन क्या है प्रेशर क्रिएट हो गया माइंड में, इसी कारण क्या है नहीं बने रहा है। तो क्या करेंगे आप लोग इससे बचने के लिए कि आप जो है स्किप का भी ऑप्शन जरूर करिए या मार्क फॉर द रिव्यू कर दीजिए। मार्क फॉर द रिव्यू कर दीजिए, ने से क्या होगा, लास्ट में आपको जब समय मिला 5 मिनट, उस समय सॉल्व हो जाएगा आपका।
तो इस तरीके का एग्जामिनर मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन ट्रैप बनाता है, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही देखिएगा आप, फर्स्ट ही मैथ का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दे देगा, उसी में बच्चा क्या है सॉल्व करने लगता है। अरे सॉल्व नहीं करना, उसको स्किप करना है, क्योंकि जान रहे सारे क्वेश्चन का तो एक ही मार्क्स होता है ना, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, सॉरी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो क्या करेंगे, पीछे वाला क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिए और ट्रैप में नहीं फंसिए। और इसे और आपका एक एम होना चाहिए कि क्या मैक्सिमम स्कोर करे, ठीक है। तो क्या करना होगा, अटेम्प्ट ज्यादा करना होगा कम टाइम समय में, अगर समय बचता है तो फिर हम उस क्वेश्चन पे मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, नॉट गिविंग इनफ इंपॉर्टेंस टू द रिवीजन। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि रिवीजन आपका मेन इंपॉर्टेंस होना चाहिए। जिस तरीके से अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे तो अभी तक आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। एसएससी CHSL आपका मार्च से पूरा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मार्च से एग्जाम स्टार्ट होगा तो पूरा ये फरवरी आप लोग रिवाइज कीजिए, फरवरी पूरा रिवीजन के लिए दीजिए, पूरा रिवाइज कीजिए जितना भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्या मैं बोलूं, एक्सपर्ट्स और मेंटर आप लोग को सजेस्ट करते हैं कि आप लोग कोई नया टॉपिक नहीं उठाइए एग्जाम से पहले। तो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एग्जाम का जो नया टॉपिक है उसको मत उठाइए। आप लोग तो लगभग सारा कुछ पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन एनालिसिस में जिस तरीके से देखा जाता है कि अरे नया टॉपिक आ गया फिर हमको स्टार्ट कर देते पढ़ना, नहीं, उस समय आप नया टॉपिक नहीं उठाइए। अगर छोटा टॉपिक है तो जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, 2 आवर्स लग रहा है तो पढ़ लीजिए। अब ऐसा आया कि पॉलीगॉन से क्वेश्चन आया है लेकिन आप लोग पूरा पॉलीगॉन ही नहीं पढ़े हैं, तो फिर आप लोग ये पॉलीगॉन चैप्टर कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का, छोड़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोग जो रिवाइज करके जा रहे हैं पहले वाला क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट पढ़ के जाइए। तो इससे क्या होगा, आप लोग पूरा पॉलीगॉन का तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे लेकिन बाकी बचा जितना भी क्वेश्चन उसको तो जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारे थे पॉइंट्स जो कि आपको हटाने हैं अपने माइंड से, ये सारे मिस्टेक्स होने चाहिए जो कि आपको नहीं करने हैं। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। और जिनका भी एग्जाम हो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।